Hello, good morning, friend. Myself Jatin Dave from Asapura School, and welcome all of you. Dear students, today we are going to continue to discuss our next topic 16.3.1 dams from the lesson number 16, management of the natural resources. Why do we seek to build dams? हमें डैम्स क्यों बनाने पड़ते हैं? Large dams can ensure the shortage of the adequate water not just for the irrigation but also for the generating electricity as discussed in the previous chapter. सबसे बड़ी बात यह है कि लार्ज डैम को कंस्ट्रक्ट करने से दो फायदे हैं, न सिर्फ स्टोरेज ऑफ द एडिक्वेट वाटर जो कि इरिगेशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन साथ में उसी पानी का सही इस्तेमाल करते हुए इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जा सकता है. कैनल सिस्टम लीडिंग फ्रॉम दिस डैम कैन ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ग्रेट डिस्टेंस. दूसरी बात यह है कि कैनल सिस्टम के द्वारा इसी पानी को जो कि डैम के अंदर लार्ज अमाउंट में गैदर किया गया है उसे ग्रेटर डिस्टेंस तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी कैनल जो कि बनाई गई थी हैज़ ब्रॉट ग्रीनरी टू द कंसिडरेबल एरियाज ऑफ द राजस्थान. तो इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा आज राजस्थान के बहुत सारे इलाकों में हम ग्रीनरी देख सकते हैं. हाउएवर मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर हैज़ लार्जली लेड टू द बेनिफिट बीइंग कॉमर्ड बाय द फ्यू पीपल. हाँ, अगर जो मिसमैनेजमेंट ऑफ होता है, मिसमैनेज ऑफ द वाटर होता है हैज़ लार्जली लीड टू द बेनिफिट्स. तो मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए और इस तरह से डैम बनाने के कई फ़ायदे हैं जो आगे चलकर हमें काम आते हैं. सो देर इज़ नो इक्वेबल डिस्ट्रीब्यूशन of water, thus people close to the source grow water intensive crops like the sugar cane and rice, while the people farther downstream do not get any water. The uses of these people who have promised benefit which never arrived are added to the discontentment among the people who have been displaced by the building of the dam and its canal network. In the previous chapter, we mentioned the reason of the opposition to constructing a large dam such as the Tehri Dam on the river Ganga, and you must have read about the protest by the Narmada Bachao Andolan, Save the Narmada movement, about the rising the height of the Sardar Sarovar Dam on the river Narmada, and criticism about large dam address three problems in the particular. तो एक तरफ लार्ज डैम बनाकर हम जो वेस्ट में जाने वाला रेन वाटर है उस वाटर को बचाने की कोशिश करते हैं और फिर इस लार्ज अमाउंट का यूज़ करते हैं हम कैनल थ्रू इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, फर्दर एरियाज तक पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. इससे हम राष्ट्र के लिए बिजली उत्पादन का कार्य भी करते हैं, खास करके ऐसे जगह पर जहाँ पर इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है, शुगर कैन और राइस जैसे, वहाँ पर ये सिस्टम और इस सिस्टम से पहुँचाया गया पानी बहुत ही उपयोगी मान सिद्ध होता है. लेकिन जब ये राष्ट्रीय प्रोजेक्ट इस तरीके के बनते हैं तब उसके सामने बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं. इस पर कई विवाद भी होते हैं और कई जगह पर इसका विरोध भी होता है. ऐसा ही विरोध हुआ था जब गंगा नदी पर तेहरी डैम बनाया गया था और उस डैम को लेकर कई विवाद हमारे सामने आए थे. ठीक इसी तरीके के विवाद गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन के स्वरूप में नज़र आए थे, जहाँ पर मुख्य प्रश्न था सरदार सरोवर की हाइट को लेकर जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया था. इस क्रिटिसिजम्स के जो प्रमुख कारण देखने को मिले हैं वो कुछ इस तरह से थे. पहला, सोशल प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होता है, सामाजिक प्रश्न खड़े होते हैं. दे डिस्प्लेस द लार्ज नंबर ऑफ द पेशेंट्स एंड ट्रेवल्स विदाउट एडिक्यूट कंपनसेशन ऑफ द रिहैबिलिटेशन. सरकार के द्वारा सही तौर पर स्थानिक जाति के जो लोग होते हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ द पेशेंट्स एंड ट्रेवल्स वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं, जब ऐसी मल्टी प्रोजेक्ट योजनाएं बनाई जाती हैं
तब उसे वहाँ से स्थानांतरित किया जाता है, और स्थानांतरित करते वक्त इसे योग्य मात्रा में कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता या फिर उसके रहने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते। दूसरे कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सामने आते हैं। दे स्वॉल अप द हाई अमाउंट ऑफ द पब्लिक मनी। हमारा जो राष्ट्र की आय है उसका बहुत सारा हिस्सा ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो निकल जाते हैं विदाउट द जनरेशन ऑफ द प्रोपोर्शनेटेड बेनिफिट, और इतना जल्दी इसका बेनिफिट सामने नहीं आता। और तीसरा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दे कंट्रीब्यूट इनॉर्मसली टू डिफॉरेस्टेशन। इसकी वजह से बहुत सारे जंगल विस्तार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, एंड लॉस ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और साथ में कई जो विविधता होती है उस विविधता को भी ख़त्म कर देते हैं। द पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट are largely poor tribals who do not get any benefit from this project and are aliened from their lands and forests without adequate compensation। खास करके उन लोगों को लेकर ये विवाद खड़े होते हैं जो कि वहाँ की स्थानिक प्रजाति हैं, और स्थानिक प्रजाति को इस प्रोजेक्ट से कोई बड़े फ़ायदे नहीं होते, उल्टा उन लोगों के रहने के जो आवास है वो छीन लिए जाते हैं, उसको कमाने का जो जरिया होता है वो एक्टिविटी और उनकी जो जंगल हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसके बदले में उसे कोई योग्य कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। द आउटलेट्स ऑफ द तवा डैम built in the 1907 are still fighting for the benefit they were promised। कुछ ऐसे अभी भी डिपेंडिंग केस चल रहे हैं कोर्ट में। ऐसा एक केस तवा डैम को लेकर है जो 1970 से ये केस कोर्ट मैटर बना हुआ है, और अभी तक इससे जो प्रभावी हुए थे लोग उनको सही मायने में गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से कॉम्पनसेशन या बेनिफिट प्रॉमिस करने के बाद भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे ही कुछ और भी मामले इस बात को लेकर सामने आते हैं। इसके बाद एक छोटे से टॉपिक की डिस्कस करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर। Watershed manage emphasis scientific soil and water conservation in order to increase the biomass production। Watershed management को साइंटिफिक तरीके से करने से साइंटिफिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन दोनों एक साथ फ़ायदे मिलते हैं, और इसकी वजह से बायोमास प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है। द एम इज़ टू डेवलप द प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड वाटर। मुख्य ध्येय होता है प्राइमरी रिसोर्सेज जो है ज़मीन और पानी को लेकर इसको इंक्रीज करना, डेवलप करना, टू प्रोड्यूस सेकेंडरी रिसोर्सेज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल फॉर यूज़ ऑफ द मैनर विच विल नॉट कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है, इसी तरह से सेकेंडरी रिसोर्सेज जो भी हैं प्लांट और एनिमल्स को लेकर फॉर यूज इन द मैनर विच विल नॉट कॉज द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जिसके कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने से बचाना। वाटरशेड मैनेजमेंट नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ द वाटरशेड कम्युनिटी। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता, साथ में इनकम भी इंक्रीज होती है वाटरशेड कम्युनिटी से। ऑल्सो माइग्रेट्स ड्रॉट्स, इसके दुकाल जो सूखा पड़ता है वो सूखा पड़ने की घटनाएं कम हो जाती हैं, और फ्लड मतलब कि पूर्व परिस्थितियां हैं उसे भी नियंत्रित किया जा सकता है। इंक्रीज द लाइफ ऑफ द डाउनस्ट्रीम डैम, डाउनस्ट्रीम डैम की जो व्यक्तियों की जीवन है उससे भी काफ़ी मात्रा में सुधारा जा सकता है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन वर्किंग on rejuvenating ancient system of the water harvesting as and the alternative to the mega projects like the dams। कुछ लोग हैं इस बात को लेकर इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग का जो विचार है उस विचार को बड़े डैम या फिर मेगा प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट में ज़्यादा पसंद करते हैं। दिस कम्युनिटी हैव यूज हंड्रेड्स ऑफ द indigenous water saving methods to capture every trickle of the water and had fallen on their land, dug small pits and lakes। कुछ लोग इसके लिए अलग अलग मेथडों का यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ लोग छोटे छोटे खड्डे खोदते हैं या फिर तालाब बनाते हैं और इसमें पानी को संग्रहित करने का प्रयत्न करते हैं। पुट इन अ प्लेस सिंपल वाटरशेड सिस्टम
बिल्ट स्मॉल अर्दन डैम्स, या फिर ज़मीन पर कच्ची मिट्टी के डैम बनाते हैं। कंस्ट्रक्ट द डाइक्स एंड सैंड एंड लाइमस्टोन के द्वारा रिजर्वियर को बनाया जाता है। सेटअप द रूफटॉप वाटर कलेक्टिंग यूनिट्स, इसी तरह घर में बह जाने वाले पानी को बचाने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं। एंड दिस हैज़ रिचार्ज द ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड इवन ब्रॉट रिवर्स बैक टू लाइफ। तो इस तरह से पानी को ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो इस तरह से पानी कलेक्ट होता है ये बाद में उसी नदी में वापस उसे मोड़ दिया जाता है बैक टू द लाइफ के लिए। सो वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया। तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा और उपयोगी कॉन्सेप्ट है। खदिन्स टैंक्स एंड नदीज इन राजस्थान, बांदर्स and tals in the Maharashtra, bundis in the Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, ahars and pines in the Bihar, khuls in the Himachal Pradesh, ponds in the Kandi belt of the Jammu region and eris मतलब टैंक्स इन द तमिलनाडु। तो पुराने ज़माने में भारत में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत पुरानी हमारी जो इरिगेशन सिस्टम है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसके पीछे यही मकसद था कि बारिश को पानी को बहते हुए रोकना और उसका सही इस्तेमाल करना, ग्राउंड वाटर लेवल है उसको इंक्रीज़ करना, और पानी की ज़रूरत वाले एरिया तक इसे किस तरह पहुंचाया जाए। तो हमारे बहुत सारे राज्यों में इसे किया जाता है। स्ट्रक्चर स्टिल इन यूज टूडे, आज भी इसका इस्तेमाल होता है। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आर हाईली लोकल स्पेसिफिक एंड द बेनिफिट्स आर ऑल्सो लोकलाइज। तो ये बेनिफिट है वो लोकल स्पेसिफिक मेथड से इसका इस्तेमाल होता है और इसे लोकलाइज किया जाता है। गिविंग पीपल टू कंट्रोल ओवर देयर लोकल वाटर रिसोर्सेज ensure that mismanagement and over explanations of these resources is reduced and removed। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग है, ये बहुत ही उपयोगी एक बात मानी गई है। लार्जली लेवल की बात करें, ट्रेन द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आर मेनली क्रेसेंट शेप्ड अर्थन embankment or the low straight concrete, and ribble is called the check dam, built across the seasonally flooded glides, and monsoon rain fills ponds behind the structures. Only the largest structure hold water year round, and most dry up 6 months or less after the monsoon. Their main purpose, however, is not to hold the surface water but to recharge the groundwater benefit. And advantages of the water storage in the ground are many. It does not evaporate but spread out in recharge wells and provide the moisture of the vegetation over the wild areas. In addition, it does not provide breeding grounds for the mosquitoes like the stagnant water collected in ponds and the artificial lake. The groundwater is also relaxability, protect from the contamination by the human and animal waste। तो इस तरह बहते हुए पानी को रोकना और फिर उस पानी को बचाकर हार्वेस्टिंग करते हुए इसका इस्तेमाल करना, ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ऐसे रिसोर्सेज बनाए जाते हैं, चेक डैम बनाए जाते हैं पानी के बहाव के रास्ते में, जहाँ पर पानी बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, 6 साल के बाद सूख जाता है, तो इसका पूरी साल तक इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इसके पीछे का जो मेन पर्पसेस होता है ये होता है वाटर लेवल को, अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसको इंक्रीज़ करने का, जिसके साथ साथ मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर द वेजिटेशंस ये भी इंक्रीजेस होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। साथ में पानी सराउंडेड जमा नहीं होता, तो यहाँ पर मॉस्किटो मतलब कि मच्छर जैसे उपद्रवी जीवों का फैलना भी रोका जा सकता है, जिससे डिसीज स्प्रेड होने से भी काफ़ी मात्रा में फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं जिस बेनिफिट को लेकर इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। सॉरी, आज के इस वीडियो में यहाँ तक।
इसके बाद आपको होमवर्क में टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए 16.4 आर्टिकल कोल एंड पेट्रोलियम के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।